नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं एनबी सहारण आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय। हम पढ़ रहे थे प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखें ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिनको कि आगे 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हम पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, इनको आगे 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। पिछले वीडियो में हम धार्मिक साहित्य पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। तो चलिए देखते हैं धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य वह साहित्य है जिसमें धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों के ऊपर जो साहित्य लिखा गया है उसको धर्मेतर साहित्य कहते हैं। इसको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, तीसरा है क्षेत्रीय साहित्य और चौथा है विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों की जब भी बात आती है तो जो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है, सबसे पहले जिस ग्रंथ का नाम आता है वो है कल्हण की राजतिरंगिणी। कल्हण ने राजतिरंगिणी लगभग 1150 ईस्वी में लिखी थी और इस पुस्तक के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कश्मीर का इतिहास है इसमें और हमें उस समय के कश्मीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य जिसको कि चाणक्य और इसका नाम विष्णुगुप्त भी है, इन नामों से जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था और इसने अपना एक ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें कि मुख्यतः राज प्रबंध से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा धार्मिक और जो भी सांस्कृतिक उस समय की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ राजाओं के जीवन चरित्र पर भी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए, जैसे बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरितम, वागपति का घोड़वहो, विल्हण का विक्रमांकदेव चरितम, जयसिंह का कुमारपाल चरित, नयन चंद्र का हमीर महाकाव्य, पद्म गुप्त का नव सहसांक चरित, बल्लाल का भोज चरित, जयानक का पृथ्वीराज विजय। तो इस तरह से हमें इन रचनाकारों का और इन ग्रंथों का नाम याद रखना होगा। ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद में हम देखते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। इन ग्रंथों में कथा साहित्य, कोश, टीकाएं, व्याकरण, नाटक आदि ग्रंथों की रचना की गई। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो देखते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि का मिताक्षरा, कामंदक का नीतिसार। और इसी तरह से कुछ कथा साहित्य और कथा कोश की भी रचना की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। और इनके अलावा भी कुछ और कथा साहित्य की रचना की गई, जिनमें गुणाढ़े का कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमरकोश। इन सभी ग्रंथों से हमें तत्कालीन राजाओं के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं में जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको क्षेत्रीय साहित्य कहा जाता है, जिसमें जो प्राचीन तमिल साहित्य था, प्राचीन तमिल साहित्य है, इसको संगम साहित्य भी कहा जाता है। इसमें तत्कालीन चोल व पल्लव शासकों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और इनके जो तमिल साहित्य के जो प्रणेता थे वो थे अगस्त्य
और इनके एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं दुर्जटी, जिन्होंने की कृष्ण देव राय विजयम नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें वहाँ के कृष्ण देव राय नामक राजा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा राजस्थानी भाषा से संबंधित भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। अक्सर ये जो पुस्तक है या इसके रचयिता का नाम पूछा जाता है। इनके अलावा कुछ और भी ग्रंथ हैं जो कि राजस्थानी भाषा में रचे गए। पद्मनाभ का कानड़ दे प्रबंध, बिट्ठू सुजा का राव जैत सिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, मोहनौत नैन्सी का नैनसीरी ख्यात। तो इस तरह से ये जो पुस्तकें हमें क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। जैसे कि हम सभी को पता है, प्राचीन काल में भारत जो है बहुत ही समृद्ध देश था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और यहाँ की जो आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो दूसरे देशों से या विदेशों से जो लोग हैं यहाँ पर धर्म और दर्शन का अध्ययन करने के लिए भारत में आते थे, और वे यहाँ की जो भी वातावरण और परिस्थितियों को देखकर अपने जो ग्रंथों में यहाँ के बारे में लिखते थे। तो इसी तरह से सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं उनमें है टेसियस, हेरोडोटस। ये वही लेखक हैं जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसीलिए इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इनके अलावा जो यूनानी लेखक हुए हैं निरियाकस, एरिस्टोब्यूलस और नेक्रिटस। ये जो तीन लेखक हैं वो सिकंदर के साथ में भारत में आए थे। और इनके अलावा स्ट्रेबो, एरियन, स्काइलैक्स। इसके अलावा हम देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैक्स्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर थे, यूनानी शासक था सेल्यूकस। उनका ये राजदूत बनकर भारत में आया था और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने तत्कालीन जो शासक थे चंद्रगुप्त, उनके समय के बारे में इन्होंने उनकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जो भी राजनीतिक इन्होंने स्थितियां देखी, उनके बारे में इस पुस्तक में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा टॉलमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, एरिस्टोब्यूलस का हिस्ट्री ऑफ द वार, स्ट्रेबो का भूगोल, और एक और पुस्तक हमें प्राप्त होती है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इनके जो लेखक है अभी उसमें मतभेद है या इनको अज्ञात ही कहा जाता है, अभी पता नहीं चल सका अभी इनके लेखक कौन है। इस पुस्तक के अंदर हमें भारतीय जो बंदरगाहों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं चीनी विवरण या चीनी साहित्य। प्राचीन काल में कुछ चीनी यात्री भी भारत में आए थे, जिनमें प्रमुख है फाहियान, हुएनसांग, सुंगयुन, इत्सिंग। जो ये फाहियान है ये गुप्त शासक हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने समकालीन इतिहास का वर्णन किया है। यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो यूनानी लेखक हुए थे मैक्सनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। विद्यार्थी यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो चीनी यात्री था फाहियान, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त के समय में भारत आए थे। उसके बाद में हम देखते हैं हुएनसांग। इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और ये पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्ष। उनके समय में भारत आए थे और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त की थी। इनके जो पुस्तक है सीयूकी नाम का जो इनका ग्रंथ है, उससे हमें भारतीय संस्कृति और समाज की जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण है सुंगयुन, और उसके बाद में इत्सिंग। ये जो है लगभग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और इनके जो यात्रा वृत्तांत है उनसे हमें
नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम तिब्बती विवरण। तो तिब्बती जो विवरण है या तिब्बती साहित्य है, उसमें एक पुस्तक है, उसमें तारानाथ एक महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाएं हैं कंग्यूर और तंग्यूर, ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं अरबी विवरण। कुछ अरबी यात्रियों ने भी अपने जो ग्रंथ है उनमें भारत की जानकारी हमें दी है, जिसमें देखते हैं अली अहमद का चचनामा, सुलेमान नबी का सिलसिलात उल तवारिख, अल बुरूनी ने अपनी पुस्तक लिखी तारीख उल हिंद, और मसूदी ने जिस ग्रंथ की रचना की थी मिडास ऑफ गोल्ड। इस पुस्तक में मसूदी ने कहा है भारत जो है समुद्र और स्थल दोनों पर फैला हुआ है। विदेशी विवरण के साथ में ही हमारा जो धर्मेतर साहित्य है वो अब कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत में जो अगला पॉइंट है वंशावलियां। अब हम उसका अध्ययन करते हैं। तो भारतीय इतिहास है उसमें वंश लेखन परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इससे हमें व्यक्ति के इतिहास के बारे में विशुद्ध रूप से जानकारी प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के इतिहास को सहेज कर रखने की एक विशुद्ध प्रणाली है। इसमें जो वंशावली लेखक होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के घर, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उनके घर पर जाकर के सृष्टि रचना यानी कि सृष्टि की जब से शुरुआत हुई थी तब से लेकर के उनके जो पूर्वज कौन थे, उनके पूर्वजों तक की बारे में सारी जानकारी, जैसे कि उनकी आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जितनी भी जानकारियां हैं वो अपनी हस्तलिखित जो बहियां या पोथियां होती है उसके अंदर वो अंकित करते हैं। तो अब हम देखते हैं व्यक्ति के किन किन बातों के बारे में हमें वंशावलियों या बहियों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस वंश लेखन परंपरा से हमें प्रत्येक व्यक्ति की परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंश, कुल, धर्म, उनका गोत्र क्या है और उनके पूर्वज कौन थे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि वंशावली लेखक कौन है। तो वंशावली लेखकों में बड़वा, जागा, रावजी, भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बरोड, तो ये सब जो क्या है वंशावलियां लिखते हैं। इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण बात आती है वो है जो ये वंशावलियां हैं या बहियां हैं उनको न्यायिक दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार किया गया है, उनको प्रमाणिक माना गया है। जैसे कि एक वाद प्रस्तुत हुआ था जगदीश प्रसाद श्रवण कुमार AI 2003 में, उसने वंशावलियों को क्या है प्रमाणिक रूप से ग्राह्य माना गया था, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत जो वंशावलियां हैं उनको एक प्रमाणिक न्यायिक दस्तावेज भी माना गया है। अब हम देखते हैं जो वंशावली लेखक हैं उनको लोक इतिहासकार भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो वंशावलियां हैं वो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, हमारे जो आदर्श पुरुष कौन थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जो भी उनकी स्थितियां थी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से वंशावलियां जो है भारतीय इतिहास को हमें जानने के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो इसी के साथ में हमने आज साहित्यिक स्रोत के धार्मिक साहित्य जो हम पहले ही पढ़ चुके थे और इस वीडियो में धर्मेतर साहित्य और वंशावलियों को आज पढ़ा। अब उसके बाद में हम अगले वीडियो में भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत है उसके पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। इन दोनों को आज पढ़ने के साथ में ही हमारा जो साहित्यिक स्रोत का जो टॉपिक है वो आज खत्म होता है। अगली वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोत को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।